उत्तराखंड दिन भर में मैं कुसुम राणा आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हुई 4 धाम यात्रा। धामों में कपाट खुलने के मौके पर मौजूद रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड। यमकेश्वर में अपने गुरु महंत अवेद्यनाथ की मूर्ति का किया अनावरण। संबोधन के दौरान भावुक नजर आए योगी आदित्यनाथ। प्रदेश में पूरे हर्षोल्लास और शांतिपूर्वक मनाया गया ईद उल फितर का त्योहार। कोरोना काल के बाद खुले स्थानों में की गई ईद की नमाज अदा। कांग्रेस ने चंपावत उपचुनाव को लेकर शुरू किया मंथन। जल्द कांग्रेस कर सकती है अपने प्रत्याशी की घोषणा। केदारनाथ यात्रा के दौरान स्थानीय बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। पैदल मार्ग यात्रा पर दुकान खोलने के लिए प्रशासन कर रहा है बेरोजगारों की मदद। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 11:15 पर और यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:15 पर खोले गए हैं। इन दोनों धामों के कपाट खुलने के साथ ही प्रदेश में 4 धाम यात्रा भी आज से शुरू हो गई है। धामों में कपाट खुलने के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। कपाट खुलने से पहले मां गंगा की डोली सोमवार को अपने शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा से धाम के लिए रवाना हुई थी। वहीं मां यमुना की डोली आज सुबह अपने शीतकालीन पूजा स्थल खरसाली से धाम के लिए रवाना हुई। दोनों धामों में कपाट खुलने के मौके पर भक्तों का तांता देखने को मिला और दोनों धामों में श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें देखने को मिली। कोरोना संक्रमण के कारण 4 धाम यात्रा सीमित कर दी गई थी, लेकिन इस बार भक्तों का उत्साह यहां साफ देखने को मिल रहा है। कोई संख्या निर्धारित निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन अगर अधिक संख्या होगी तो उसके बारे में फिर विचार करेंगे। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां गंगा जी के कपाट खुल रहे हैं और चारों धाम में बड़ी खुशी की लहर है कि आज जो है चारों धाम की यात्रा जो है 3 तारीख से प्रारंभ हो चुकी है। तो यहाँ पे आज हमारे उत्तराखंड के सीएम श्री धामी जी पधार रहे हैं और उनका बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। उन्होंने हमारे चारों धाम की परंपरा जो थी पुरानी, उनको बरकरार रखते हुए उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और मैं माँ गंगा मैया से और जितने भी हमारे चारों धाम उत्तराखंड के देवी देवता हैं, उनका सबका आशीर्वाद उनके साथ बना रहे और वो आगे बढ़ते रहें, यही हमारा संकल्प है। ठीक 11:15 पर श्री गंगोत्री धाम में कपाट खोल दिए गए हैं। आप समस्त देशवासियों को इस पवित्र धाम से भगवती गंगे का असीम आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। समस्त देशवासी निरामय रहें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंचे। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का ये उत्तराखंड का पहला दौरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले यमकेश्वर पहुंचकर बिख्याणी में अपने गुरु महंत अवेद्यनाथ की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ अपने गांव पंचूर पहुंचकर अपनी मां से भी मुलाकात कर सकते हैं। कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने अपने स्कूली गुरुओं को सम्मानित किया। साथ ही कार्यक्रम में संबोधन के दौरान वो भावुक भी नजर आए। 1 माह तक रोजा रखने के बाद मुस्लिम समुदाय ने आज पूरे हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर का त्योहार मनाया। प्रदेश के सभी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। हल्द्वानी में सुबह 8:30 पर ईद की नमाज अदा की गई। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 सालों में सादगी से ईद मनाई गई, लेकिन इस बार ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 2 साल बाद खुले स्थान पर ईद की नमाज की गई और एक दूसरे को गले लगाकर बधाई भी दी गई। इस मौके पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। साथ ही इस मौके पर सफाई व्यवस्था का भी पूरा ख्याल रखा गया था। ईद की नमाज के लिए मैंने दोनों थानों के शिफ्ट ड्यूटियाँ लगाई हुई, बनबुलपुरा की और हल्द्वानी की। सारी ड्यूटियाँ अपने पॉइंट पर पहुँच गई हैं और सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। और इस समय ईद की नमाज शुरू हो चुकी है और ईद के पावन पर्व पर सभी शहरवासियों को, सभी जिलावासियों को और पूरे प्रदेशवासियों को मेरी हार्दिक बधाई। देख रहे हैं सभी जगह अभी ईद की नमाज की तैयारी हो चुकी है और कुछ हमारी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा भी की जा चुकी है और अभी ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी जा रही है और सभी जगह लगी हुई है। सभी व्यवस्थाएं करा दी गई हैं और शांतिपूर्वक ईद की नमाज संपादित हो रही है। तमाम शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता हूं कि सारी दुनिया में बिलउमूम और हमारे मुल्क में बिलखुसूस और हमारे शहर में अख़स्सुल ख़वास
अमन शांति और प्यार मोहब्बत भाईचारा उखुवत और हमदर्दी बनी रहे, और उखुवत और हमदर्दी के साथ भाईचारे के साथ और आपसी मेल जोल और मेल मोहब्बत के साथ हम अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर ले जाएं। पौड़ी में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। यहाँ माल रोड स्थित जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। इस मौके पर देश और प्रदेश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। इस दौरान यातायात व्यवस्था बाधित न हो, इसलिए मस्जिद के अंदर ही 2 शिफ्ट में नमाज अदा की गई। बहुत अच्छा रहा और सब जगह ही अच्छा रहा। अब मैं अपनी जानिब से, अपनी तमाम कमेटी की जानिब से पूरे देशवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी में ये दिन बार बार दिखलाए और सब को फिर दोबारा दिली मुबारकबाद। बाबा केदार की उत्सव डोली रवाना होते ही प्रशासन यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। रुद्रप्रयाग प्रशासन ने यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने का दावा किया है। प्रशासन ने जाम की समस्या से निपटने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही टोकन सिस्टम से बाबा केदार के दर्शनों की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा यात्रा के दौरान स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का भी प्रयास किया जा रहा है। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक पैदल मार्ग पर जगह जगह छोटी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। केदारनाथ यात्रा व्यवस्था को लेकर एसडीएम मुखीमठ ने बताया है कि इस बार केदारनाथ यात्रा को लेकर नया प्रोग्राम किया जा रहा है। क्यू मैनेजमेंट के जरिए श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था की जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार तत्पर है, लेकिन कुछ छोटी चीजें केदारनाथ में जरूर थी। जो लोग लगभग 2 साल से कोरोना में बड़ी बढ़िया नौकरियां छोड़ करके घर आए और बड़े परेशान थे, शासन प्रशासन की तरफ से मात्र केदारनाथ में जहां 500 दुकानें हुआ करती थी, वहां मात्र 40 दुकानों में लगभग एक दिन में 25,000 यात्रियों का कैसे उन 40 दुकानों में गुजारा होता, ये नहीं होता। लेकिन हमारे केदारनाथ विधायिका सैला रानी रावत जी ने एक अथक प्रयास करके, जैसे ही इनकी जीत हुई उसके दूसरे दिन से ही इनका ये प्रयास रहा कि केदार घाटी के युवाओं को बिल्कुल भी एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, और सरकार से लड़ करके, अपने पार्टी से ही लड़ाई करके सारे युवा जो भी बेरोजगार थे गौरीकुंड से और केदारनाथ के बीच में इन्होंने रोजगार देने का काम किया। प्रशासन ने रास्ते पे डोली के जो भोजन की व्यवस्था, विश्राम व्यवस्था और डोली को एक सुनियोजित तरीके से ले जाने के लिए जो स्थानीय हकदारी हैं उनके बीच में एक समन्वय कराते हुए जो है डोली को ले जाने की आज व्यवस्था की जा रही है। रास्ते में पुलिस को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। ट्रैफिक के लिए भी उनको बता दिया गया है कि ट्रैफिक को किस तरीके से रेगुलेट करना है। और हम लोग चाहते हैं कि जो यात्रा इस बार 2 साल बाद खुली है, तो उसमें जो है एक बार पूरा शांतिपूर्ण तरीके से सभी के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पे यात्रा इस बार सबकी रहे। तो बार बार होते रहते, कभी कभार होते रहते, भगवान भोलेनाथ इस दिक्कत को दूर करते हैं। इस बार भगवान भोलेनाथ जी ने सारा कष्ट दूर करके भक्तों के लिए बहुत अच्छे से दर्शन दे रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने पौड़ी पहुंचकर सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में करण महारा ने चुनाव में हुई हार के कारणों पर चर्चा की। इस मौके पर करण महारा ने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जनता के मुद्दों को उठाने की बात भी कही। पत्रकारों से वार्ता करते हुए करण महारा ने कहा कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री के खिलाफ चंपावत में उपचुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि 1-2 दिन में कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा भी कर देगी। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मेरी कोई पब्लिक मीटिंग हमने नहीं रखी है। चुनाव के परिणाम जो आए हैं उससे चिंता हम लोग को है, और मैं कार्यकर्ताओं को नेतृत्व से क्या परेशानी है, यस जो उनके क्षेत्र हैं उनमें हम किस तरीके की उनको असिस्टेंस या मदद नहीं दे पा रहे, ये मैं जानना चाह रहा था। और इसीलिए हमने केवल कार्यकर्ताओं की बैठक रखी है ताकि वो अपनी परेशानियां बता सके और कैसे हम कांग्रेस को आगे आने वाले समय में मजबूत स्थिति में ला सकें, उसके लिए हमारी चर्चा विमर्श हो रहा है। और जिसमें एक जो सबसे बढ़िया बात निकल के आई है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुछ जो जनरल आपके मैटर्स हैं वो तो ठीक है, आपके पीसीसी से कार्यक्रम आते हम करते हैं, हमको लोकल स्तर पर भी कुछ कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। जो लोकल दिक्कतें हैं, जो स्थानीय परेशानियां हैं, उनको लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता मुखर होगा और पब्लिक को अपने साथ जोड़ेगा। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली ने आज गुप्तकाशी विश्वनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद अपने अगले पड़ाव फाटा के लिए रवाना हुई। आज फाटा में बाबा के केदार की उत्सव डोली रात्रि प्रवास करेगी। फाटा में रात्रि प्रवास करने के बाद 4 मई को सुबह डोली गौरीकुंड के लिए रवाना होगी। 4 मई को डोली गौरीकुंड में रात्रि विश्राम करेगी और 5 मई को केदारनाथ धाम के लिए रवाना होगी। जहाँ जहाँ बाबा केदार डोली पहुँच रही है, वहाँ दर्शनों के लिए भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदारनाथ। 4 धाम यात्रा पर आने वाली समस्त श्रद्धालुओं को आज अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मां गंगोत्री धाम के कपाट भी
खुल गए हैं और यात्रा भी आज से अक्षय तृतीया के दिन से ही प्रारंभ हो चुकी है। और आज बाबा की डोली बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर से सुबह 8 बजे चल करके रात्रि विश्राम आज बाबा केदारनाथ जी का फाटा में होगा। और कल जो है बाबा की डोली गौरीकुंड में रात्रि विश्राम होगी। परसों जो है केदारनाथ में विश्राम और बाबा का विश्राम होगा। और 6 मई को बाबा के कपाट देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु के लिए आम दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। चमोली पुलिस चारधाम यात्रा में सुरक्षित यातायात की तैयारियों में जुट गई है। यात्रा के सफल संचालन और जाम की व्यवस्था से निपटने के लिए चमोली पुलिस ने टैक्सी यूनियन के साथ बैठक की है। इस बैठक में वाहनों की पार्किंग और टैक्सी स्टैंड के लिए जगह चिन्हित की गई है। इस मौके पर सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों के साथ यात्रियों को हर सहयोग देने की अपील की गई है। जो चालान के तो ये तो एक यातायात सुधारीकरण की व्यवस्था है कि उस दौरान हमें चालान करना पड़ता है। जहाँ तक चालान की बात है 10 से 12 चालान भी तक वो है। लेकिन जहाँ तक चारधाम की बात है तो चारधाम को लेकर हम लोग जनपद चमोली पुलिस या कहेंगे उत्तराखंड पुलिस बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। हमने सभी मार्गों पे साइन बोर्ड लगा दिए गए, चेतावनी बोर्ड हमारे द्वारा लगा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो वैकल्पिक मार्ग है जहाँ चारधाम के मतलब अगर ये माने कि कहीं यातायात बाधित होता है और वैकल्पिक मार्गों का हम प्रयोग करते हैं तो उन मार्गों पे भी हमारे द्वारा चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए, कॉन्वेंस मिरर हमारे द्वारा लगा दिए गए। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के बाद चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रा करने पहुंचे श्रद्धालु सुबह 6 बजे ऋषिकेश बस स्टैंड स्थित पंजीकरण कार्यालय पहुंचे तो सर्वर डाउन होने की वजह से उनको घंटों इंतजार करना पड़ा। सर्वर डाउन होने के चलते श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि पंजीकरण कार्यालय संचालक का कहना है कि सर्वर डाउन होने पर ऑफलाइन पंजीकरण किया जा रहा है। हम सुबह 7 बजे से खड़े हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे और सब इधर उधर दौड़ा रहे हैं सबको और कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन सुबह से खड़े हैं 6 बजे से, लेकिन प्रशासन है लेकिन ये थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन सर्वर डाउन बोलता है, रजिस्ट्रेशन कम हो रहा है और चालू रहता है नहीं रहता है, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है थोड़ा बहुत। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको एक दिक्कत है कि वो लोग टिकट नहीं निकालते जल्दी, सर्वर नहीं चलता इसलिए और पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है। जो पुलिस रखते हैं तो हमको अच्छा लगता है क्योंकि थोड़े अंदर जाते हैं तो बहुत धक्का मुक्की होता है। चंपावत विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन की तैयारियां तेज कर दी है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में भाजपा को छूट देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रभावशाली प्रत्याशी के चयन में जुट गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बताया कि चंपावत उपचुनाव के लिए पीसीसी की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जल्द ही कांग्रेस अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देगी। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है चंपावत जो उपचुनाव है उसकी तारीख की घोषणा हो चुकी है। उसी को लेकर के करण महाराज जी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका 3 और 4 का जो दौरा है उसे स्थगित करने का कार्य किया गया है। लेकिन उसके बाद कज के जो दौरे हैं वो यथावत जो है रहेंगे। और ये दौरा इसलिए स्थगित किया गया है क्योंकि जो हमारे 3 विधायकों की कमेटी बनाई गई थी जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपने का कार्य किया है, जिसमें ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी वहां से चुनाव लड़ने की। तो उन नामों पर चिंतन होना है, मनन होना है और देखना है कि किसकी स्थिति धरातल पर कैसी है, कौन कितनी मजबूती से चुनाव लड़ सकता है। और चंपावत में पुष्कर सिंह धामी जी को हराने का कार्य कर सकता है, जैसे भुवन कापरी जी ने जो है खटीमा चुनाव में धामी जी को हराने का कार्य किया था। तो उसी की तरह एक चेहरा आपको चंपावत उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपने क्षेत्र की कोई भी खबर प्रसारित करना चाहते हैं तो हमें वो खबर, उससे संबंधित वीडियो अथवा फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045017701 पर भेज दीजिए। हम आपकी खबर आपके नाम के साथ अवश्य प्रसारित करेंगे।